हाँ जी, नमस्कार। कोचिंग वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस बेस्ट विशेज़ के साथ इस वीडियोस को देखें, समझें और पिछली जो अपनी क्लास जितनी भी रही ज्योग्राफी से संबंधित उन सभी क्लासेस को बहुत इत्मीनान से देखा होगा आपने, बहुत ध्यानपूर्वक समझा होगा। और अभी अपन एशिया महाद्वीप पढ़ चुके थे पिछली क्लास में और आज अपन अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। तो इससे पहले कुछ एक ऐसी बातें थी जो एशिया महाद्वीप से संबंधित, यानी मुख्य रूप से एक जो बिंदु रह गया था उस बिंदु का नाम मरुस्थल है। उस मरुस्थल वाले बिंदु को करेंगे, उसके बाद अपन अफ्रीका महाद्वीप को शुरू करेंगे। और एक दोस्त की क्वेरी थी कि आप कंटिन्यू क्लासेस करें, तो अभी पूरी कोशिश रहेगी। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। अभी से यानी आज से कंटिन्यू क्लास रहेगी ज्योग्राफी की। और इसके साथ अपन कुछ ऐसे बिंदु शुरू करने जा रहे हैं, यानी ये महाद्वीप की सीरीज चलेगी, लेकिन इसके अलावा जो ज्योग्राफी के बिंदु है, चाहे लैब असिस्टेंट में हो या वीडियो मेंस में हो, और कुछ इकोनॉमिकल सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो बिंदु है उनको भी साथ में शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी बिंदु बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया एग्जाम लेवल के दृष्टिकोण से देखते हुए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे। तो प्लीज़ इस बात को खेद पूर्वक लेकर के माफ़ करिएगा। और हम कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाए टेक्निकल इश्यू के कारण, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहें। तो अपन बिना समय जाया किए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की कुछ बातें, जिसमें एशिया महाद्वीप के सबसे पहला जो बिंदु अपन करने जा रहे हैं, यानी जो बिंदु कर लिए उनके अलावा ऐसा एक बिंदु रह गया था जिस पीपीटी के अंदर वो बिंदु नहीं दे रखा था और अपन ने कवर नहीं किया। तो मरुस्थल की बात की जाए तो डेजर्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले यदि मरुस्थल की परिभाषा की बात की जाए, यानी डेजर्ट किसे कहेंगे और डेजर्ट के कौन कौन से प्रकार होंगे, तो सबसे पहले मैं डेजर्ट की बात करूं तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से नीचे यानी कम, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला या आर्द्रता वाला क्षेत्र। दो बातें ध्यान रखें, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए या कम उस भूमि की नमी होनी चाहिए, यानी आर्द्रता 25% से कम और दूसरी बारिश होगी जो वर्षा होगी वो 25 सेंटीमीटर से कम हो। ऐसे स्थान को डेजर्ट कहते हैं, ऐसे स्थान को मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल सूखा होगा, दोहरे होंगे, ये परिभाषा नहीं है। मरुस्थल की जो सामान्य परिभाषा है वो 25 सेंटीमीटर लेस देन रेनफॉल या ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता और रेनफॉल है उसका 25 सेंटीमीटर से कम होना। दूसरी बात, मरुस्थल प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडे मरुस्थल। दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। गर्म मरुस्थल जो उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, उन प्रदेश के जो मरुस्थल होंगे वो गर्म मरुस्थल होंगे, और वहीं जहां तापमान के दृष्टिकोण से शीत क्षेत्र में है उन्हें कोल्ड डेजर्ट कहेंगे, शीत मरुस्थल कहेंगे या ठंडे मरुस्थल कहेंगे। ये कोल्ड डेजर्ट हो गया, ये हॉट डेजर्ट हो गया। ये बात मरुस्थल के प्रकार की हो गई। अब रही बात, अपन बात करें तो अपन ने परिभाषा देख ली और इसके साथ ये देख ली। अब एशिया महाद्वीप का जो प्रमुख मरुस्थल है वो मरुस्थल है गोबी, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर इस गोबी डेजर्ट का क्षेत्रफल है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत जो मरुस्थल है वो गोबी डेजर्ट है, गोबी मरुस्थल है। और यह मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया क्षेत्र में, मुख्य रूप से ये मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत है, इसका फैलाव है। और ये मरुस्थल या इस मरुस्थल की जो मृदा है, मिट्टी है, ये मृदा पीले रंग की, येलो कलर की है, ये पीली मृदा है। और इसी मृदा के पवन अपवान के
ये मृदा जब पवन अपवान के परिणाम स्वरूप, ये मृदा जो गोबी डेजर्ट की पीली मृदा है, पीली मृदा है, इसे चीनी भाषा में हांगटू कहते हैं, हांगटू कहते हैं। और ये जो पीली मृदा है, ये चीन क्षेत्र में लोएस्ट नामक स्थान पर पवन निक्षेपण, पवन अपवाहन के परिणाम स्वरूप पवन का जहां निक्षेप होता है उस स्थान का नाम लोएस्ट पठार है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पवन निक्षेप के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाला पठार है, जो कि गोबी डेजर्ट की पीली मृदा जिसे हांगटू कहते हैं। और ये लोएस्ट पठार चीन के क्षेत्र में अपना निक्षेप करती है और ये विश्व का सबसे विस्तृत पवन निक्षेपण के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाला पठार है। इस पठार की बात हमने पिछली क्लासेस में की, लेकिन ये इस गोबी डेजर्ट मरुस्थल के साथ ये बात थी। ये विश्व का सबसे, विश्व का नहीं, एशिया का सबसे विस्तृत मरुस्थल है। और इसके अलावा एक मरुस्थल और है, इस मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान, जिसका सर्वाधिक भाग भारत में है और मुख्य रूप से दो देश में फैला हुआ है, भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है। इस मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,75,000 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। 3,75,000 वर्ग किलोमीटर इस थार के मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल है, विस्तृत है। और इस 3,75,000 वर्ग किलोमीटर में से भारत में इस मरुस्थल का जो विस्तार है वो लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर 3,20,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, जो कि उत्तर से दक्षिण क्रमशः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। और इनमें यदि राजस्थान की बात की जाए, इन 4 राज्यों में यदि राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में इस 3,20,000 में से जो मरुस्थल का विस्तार है वो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। और ये क्वेश्चन कभी कभार इसको प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, भारत के मरुस्थल का कितना विस्तार राजस्थान में है, इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है। और अभी पिछला कुछ एग्जाम एक हुआ था, यानी कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर की परीक्षा हुई थी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा हुई, जिसमें एग्जैक्टली यही फिगर पूछा गया, यही डाटा पूछा गया कि इसमें कितना क्षेत्रफल राजस्थान में मरुस्थल का है। तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर थार के मरुस्थल का, जो भारत का थार का मरुस्थल लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 1,75,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, जो राजस्थान के मुख्य रूप से 12 जिलों में विस्तृत है, जिसमें सिरोही बाहर है। पश्चिम जो जिले हैं उनमें 13 जिले, जो पश्चिम राजस्थान के जिले हैं उनमें 12 जिले ऐसे हैं जो मरुस्थल से हैं, और एक सिरोही एकमात्र जिला है जो कि मरुस्थल से संबंधित नहीं है। ये कुछ बातें थी जो एशिया महाद्वीप में अपनी रह गई थी, वो बातें आप बहुत अच्छे से समझें। और इसके साथ ही अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अपन अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने जाएंगे। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए, इस अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद अफ्रीका का ऐसा कोई राजनीतिक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुई तो वो साथ में ले लेंगे। लेकिन ऐसा कोई अलग से क्लासिफिकेशन अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है, क्योंकि इतना डेवलप कॉन्टिनेंट भी नहीं है। एक इसकी जो टर्म है, हमेशा आपको ध्यान भी है कि इसको अंध महासागर कहते हैं, इसे अंध महासागर कहते हैं। ठीक है ना, इसे
अंध महासागर कहते हैं इससे संबंधित। तो ऐसा कोई राजनीतिक क्लासिफिकेशन तो है नहीं। और इसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो इनके साथ कवर नहीं होगी वो अपन अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से ऐसे पर्वत है जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद पठार है, उसके बाद मैदान है। तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित पठार मैदान की बात की जाए तो मैदान भी मुख्य रूप से ऐसे कोई विस्तृत मैदान नहीं है, जिसमें एक नील नदी का जो मैदान है और जो नदियों से संबंधित मैदान है वो नदियों के साथ ही कवर हो जाएगा। अलग से ऐसे कोई डिफाइन करके मैदान को जो क्वेश्चन से संबंधित ऐसा मैदान नहीं है। और उसके अलावा नदियाँ, झीलें और कुछ द्वीप ऐसे जो अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण हैं, उन सभी बिंदुओं को देखेंगे। इससे पहले सामान्य परिचय को देखें तो सामान्य परिचय में सबसे पहले जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है। ये एशिया के बाद, एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब अपन ने पिछली क्लास में देखा कि जो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4,75,79,000 वर्ग किलोमीटर है या किलोमीटर स्क्वायर है। ये एशिया महाद्वीप का था। वहीं ये अफ्रीका महाद्वीप का। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये विश्व के जो स्थलखंड है, स्थलखंड जो जितने भी 7 महाद्वीप है, इन महाद्वीपों की बात की जाए तो इन महाद्वीपों में ये जो क्षेत्रफल है ये लगभग 20% क्षेत्रफल ऐसा है जो कि विश्व का अफ्रीका महाद्वीप लग रहा है। यानी जितना भी स्थलखंड है, इस स्थलखंड का 20% यानी 20% क्षेत्र ऐसा है जो अफ्रीका महाद्वीप कवर किए हुए है, और लगभग 30% क्षेत्र ऐसा है जो एशिया महाद्वीप से संबंधित है। यानी एशिया और अफ्रीका दो ऐसे महाद्वीप है जो विश्व का लगभग आधा क्षेत्रफल दोनों महाद्वीप कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। ये एक सामान्य बात थी। इसके अलावा अपन सामान्य परिचय में एक बिंदु और देखते हैं। उस बिंदु में ये देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ कहाँ से भौगोलिक रूप से या कौन कौन सी ऐसी बाउंड्रीज है। तो आउटर लाइन एक बार देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है। तो अफ्रीका महाद्वीप का अपन विस्तार देखेंगे तो वो मैप के माध्यम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से कवर होगा। इसके बाद अपन सभी बिंदुओं को एक एक करके करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये विश्व का जो मैप है, इस मैप में ध्यान से देखें आप तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप यहां से लेकर पूरा ये जो ब्लू कलर है ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, और इसका ये जो क्षेत्र है ये भी अफ्रीका में शामिल है, और ये जो द्वीप है ये भी शामिल है। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप को विस्तार की दृष्टिकोण से देखें या कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल जोन है या भौगोलिक जो क्षेत्र है वो इस अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप और एशिया से सेपरेट करता है, अलग करता है। तो सबसे ऊपर देखें तो ये जो पॉइंट है यूरोप का और अफ्रीका का, इस पॉइंट पे एक जल संधि है जिसका नाम जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है। ये जो एक जल संधि है जिसका नाम जिब्राल्टर जल संधि, ये जल संधि, और इसके बाद ये जो एक सागरीय क्षेत्र दिख रहा है, आंतरिक जो सागरीय क्षेत्र दिख रहा है, इस सागरीय क्षेत्र का नाम
भूमध्य सागर है और इसे रूम सागर भी कहते हैं। रूम सागर भी कहते हैं। ठीक है, ये दो बात थी, एक जिब्राल्टर और एक ये रूम सागर। इनसे अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से सेपरेट हो रहा है, यूरोप से अलग हो रहा है। एक तो जिब्राल्टर जल संधि और दूसरी भूमध्य सागर। इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो भाग है, ये जो क्षेत्र है, ये सुएज नहर से संबंधित है। सुएज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करते हैं। यहां पर भूमध्य सागर है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब सुएज नहर के संबंधित अपने पिछली क्लासेस में देख लिया भी था, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी बातें देख लें कि सुएज नहर के साथ क्या है। तो सुएज नहर 1869 में ये सुएज नहर बनी। ये इस क्षेत्र जो विस्तृत जो क्षेत्र पड़ रहा था, यानी कोई यूरोप का जहाज यहां से होकर के भारत तक या साउथ ईस्ट का जो जोन है, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई क्षेत्र है, यहां तक कोई माल की आवाजाही या माल पहुंचाने के लिए जाना होता था, तो ये पूरा लंबा रूट पड़ता था जो लगभग 20,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ जाता था। एक लंबा विस्तृत क्षेत्र था। इस क्षेत्र के एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प के रूप में एक मार्ग खोजने के लिए इस नहर की शुरुआत की और ये सुएज नहर 1869 में बनी। और इसको जो बनाने वाले इंजीनियर थे, इस इंजीनियर का नाम फ्रांसीसी डी लेसेप कहते हैं। इनका जो नाम था वो फ्रांसीसी डी लेसेप था, जो कि 1869 में इस नहर का निर्माण करते हैं और ये नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती। ये दो बात इनसे संबंधित थी, इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा ये लाल सागर और यहां पर एक जो जल संधि है जिसका नाम बाब अल मंदेब, ये जो क्षेत्र है, ये इस अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो जोड़ने का काम करती है, उस जल संधि का नाम बाब अल मंदेब है। ये अब एक बार ब्रीफ में देख लें कि ये जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर है, ये सुएज नहर है, ये लाल सागर है और ये बाब अल मंदेब है और ये अदन की खाड़ी है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें थी। ये जो लोकेशन है, ये इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप और एशिया से सेपरेट कर रहा। ठीक है, तो ये इसके अलावा अपन अफ्रीका महाद्वीप का जो अलग से मैप देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप है, ये मेडागास्कर है और ये जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर है, ये सुएज नहर है, ये लाल सागर है और ये जो अदन की खाड़ी है और यहाँ जो जल संधि है जिसका नाम बाब अल मंदेब है। तो ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें थी। इसके अलावा ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित अपन मोटा मोटा एक बार देखें तो ये इसके अंदर कुल 54 देश है, 54 कंट्रीज है जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। इसमें कुछ प्रमुख जो देश है, यानी जो भूमध्य सागर से जुड़ने वाले हैं, जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लाइबेरिया,
सॉरी लीबिया क्षेत्र हो गया, इजिप्ट जो मिस्र का क्षेत्र है, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जो कि यहाँ पर जो स्वेज नहर है और इसके अलावा ये पूरा भूमध्य सागर का क्षेत्र है, यहाँ और यहाँ स्वेज नहर है। ठीक है, और ये सिनाई प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का ये भाग है, इस भाग पर स्वेज नहर है। और इसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है ये लाल सागर से संबंधित है और यहाँ पर बाब अल मंदेब है और ये यहाँ का जो क्षेत्र है ये अदन की खाड़ी है। अब एक खाड़ी शब्द है तो अपन खाड़ी किसे कहेंगे, ये भी एक टर्म है, इसको भी ध्यान रखना। तो एक शब्द होता है प्रायद्वीप, एक शब्द होता है प्रायद्वीप और दूसरा शब्द होता है खाड़ी। अब इस खाड़ी और प्रायद्वीप को ऐसे समझें कि कोई भाग ऐसे क्षेत्र हो और कोई भाग इस टाइप का हो कि ये दो आपको अलग अलग डिजाइन दिख रही है। इसमें ये जो क्षेत्र है, ठीक है, और एक, ठीक है, ये अब ऐसे समझें कि ये जो क्षेत्र है इसके तीन और जल है, यानी तीन और या तीन और से, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। वहीं तीन और स्थल से घिरा हुआ, तीन और स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र हो उसे खाड़ी कहेंगे। सामान्य सी बात थी कि खाड़ी जस्ट प्रायद्वीप के विपरीत होती है, यानी प्रायद्वीप तीन और जल रखता है, वहीं खाड़ी तीन और स्थल रखता है। ठीक है, ये सामान्य बात थी। अपन अब देखते हैं 54 देश थे और ये जो क्षेत्र है ये कुछ प्रमुख है, और ये जो मेडागास्कर का क्षेत्र है, और इसके अलावा ये साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा ये नामीबिया क्षेत्र है, ये अंगोला है, और इसके अलावा ये मॉरिटेनिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, ये इरिट्रिया है, ये इथोपिया है, ये जिबूती है। जिबूती की कुछ ऐसे स्पेलिंग है DGIBOUTI, ठीक है, डी से शुरू हो रहा है जिबूती। ये सोमालिया है, और ये जो क्षेत्र है पूरा इसे अफ्रीकी हॉर्न क्षेत्र कहते हैं, अफ्रीकी सींग या अफ्रीकी हॉर्न कहते हैं। अफ्रीकी सींग, ये जो संरचना है सींग नुमा, इसके अंदर ये कुल 4 ऐसे देश हैं जो अफ्रीकी सींग कहलाता है, जिसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। 4 देशों के नाम ध्यान कर लें आप। अफ्रीकी सींग क्षेत्र या अफ्रीकी हॉर्न क्षेत्र, अफ्रीकी सींग या हॉर्न क्षेत्र, हॉर्न क्षेत्र। अब इस हॉर्न क्षेत्र में प्रमुख जो 4 देश है उनका नाम एक इरिट्रिया, दूसरा इथोपिया और तीसरा सोमालिया, और चौथा जो देश है जिसका नाम जिबूती। ये 4 देश ऐसे हैं जो कि अफ्रीकी हॉर्न से संबंधित है, अफ्रीकी सींग से संबंधित है। ये कुछ प्रमुख बातें थी। इसके अलावा अपन अभी पहली स्लाइड से देखें, ठीक है, इसमें अपन अभी देखें तो सामान्य परिचय में अपन ने देखा
कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,65,000 वर्ग किलोमीटर, और जो कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है 4,75,79,000। उसके बाद दूसरा, और जो कि कुल स्थलखंड यानी महाद्वीप जो 7 है, उन महाद्वीपों की बात की जाए तो उनमें 20% क्षेत्र अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है। अब इसके अलावा अपन भौगोलिक रूप से देखें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पर्वत। पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था कि पर्वत निर्माण कैसे होते हैं, पर्वत निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, और पर्वत युग कौन कौन से हैं, और कोबर नामक विद्वान ने कौन से 6 पर्वत युग बांधे। ये बात अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो देख लें। इसके अलावा पर्वत से संबंधित अभी जो अपनी मुख्य बात रहेगी, उस बात में अपन ये देखेंगे कि अफ्रीका के कौन कौन से पर्वत है जो कि महत्वपूर्ण है। अब पर्वतों का यदि वर्गीकरण किया जाए प्रकार की दृष्टिकोण से, तो जिसमें ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, प्रकार तो कई हो सकते हैं, लेकिन अपन सभी पर्वतों को एक साथ अलग से कोई क्लासिफिकेशन करके नहीं, पर्वतों का कोई अलग से वर्गीकरण करके नहीं, एक सामान्य रूप में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख हैं। इसमें सबसे पहले एटलस पर्वत श्रेणी। ये पर्वत श्रेणी जो एटलस पर्वत श्रेणी है, ये अपन मैप में देखें तो एटलस जो पर्वत श्रेणी है ये यहां पर मोरक्को, अल्जीरिया और इस ट्यूनीशिया क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में एटलस माउंटेन फैला हुआ है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम दिशा में, ये नॉर्थ साइड हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ साइड होगी, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, और ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया। ठीक है, ये सामान्य बात थी। अब ये नॉर्थ साइड है, इस नॉर्थ साइड और ये वेस्ट साइड, इन दोनों के बीच में पड़ने वाला स्थान को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट साइड है, पश्चिम दिशा है, और ये उत्तरी दिशा है, तो इसे नॉर्थ वेस्ट साइड कहेंगे। और जो एटलस माउंटेन है वो इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया क्षेत्र है। अब रही बात, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई ऐसा मानव का विशेष बसावट नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है यहां से लेकर ये पूरा लगभग 16 देशों में फैला हुआ मरुस्थल है, जिसका नाम सहारा है। वो अपन आगे मरुस्थल में देखेंगे। तो ये जो क्षेत्र, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के ऊपर होने के कारण यहां से जो गर्म पवनें चलती है, ये गर्म पवनें इस एटलस माउंटेन क्षेत्र में जो मानव और ऐसी वनस्पतियां हैं उनको समाप्त कर देते हैं। यानी यहाँ मानव बसावट नहीं है, एक निर्जन और एक साथ दुर्गम और एक ऐसा डरावना जंजर अपराधी क्षेत्र है जहाँ पर विशेष कोई ऐसे बसावट नहीं है। कुछ जनजातियों को ले लें तो अलग बात है, बाकी ऐसी विशेष कोई बसावट नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम टेबुरल है या टोबुरल है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 4,895 यानी 4,895 मीटर ऊंचाई है, जो कि एटलस माउंटेन की सर्वोच्च चोटी, जो कि इस मोरक्को देश में अवस्थित है। ये कुछ प्रमुख बातें थी। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख पर्वत है वो है आपके
एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। एक जो पर्वत रह गया मुख्य रूप से, दो पर्वत ऐसे ही है जो प्रमुख है, उस पर्वत का नाम किलिमंजारो। एटलस के बाद प्रमुख जो पर्वत है जो कि ज्वालामुखी निर्मित है, जो कि ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, ठीक है। ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है और ये वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में है। ये वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में है, यानी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव है या डिसएक्टिव है। और ज्वालामुखी की प्रकारों की बात की जाए, सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर यदि ज्वालामुखी की बात की जाए तो उसमें सबसे एक होगा सक्रिय एक्टिव वोल्केनो, दूसरा निष्क्रिय निष्क्रिय डीएक्टिव, और तीसरा या एक्टिव पैसिव वोल्केनो, एक्टिव डीएक्टिव पैसिव, और तीसरा जो है डोरमेट या जिसे सुषुप्त कहते हैं, जो कभी कभार यानी एक विश्राम के बाद, काफ़ी समय से वोल्केनो या ज्वालामुखी उद्भेदन नहीं हुआ है और कुछ समय बाद उद्भेदन हो जाए तो उसे सुषुप्त अवस्था कहेंगे, डोरमेट कहेंगे। ये तीन प्रकार है एक्टिवनेस के आधार पर वोल्केनो की, जिसमें एक्टिव, डीएक्टिव और डोरमेट, ठीक है। अब ये जो किलिमंजारो है ये एक निष्क्रिय डीएक्टिव वोल्केनो है जो कि तंजानिया क्षेत्र में, जो कि तंजानिया आप देख लो कहाँ पे लोकेशन है उसकी, तंजानिया की। ये जो तंजानिया क्षेत्र है इसमें यहां पर, ठीक है, यहां पर ये जो किलिमंजारो है ये ज्वालामुखी निष्क्रिय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, किलिमंजारो, और ये अफ्रीका महाद्वीप की, ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 6195 मीटर, यानी 6195 मीटर इस किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई है। और ये पर्वत तंजानिया में अवस्थित है और ये निष्क्रिय अवस्था में, और एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ये कुछ प्रमुख बात थी जो पर्वत से संबंधित थी। अपन अभी नेक्स्ट देखें कौन सा बिंदु करना है अपने को। हाँ जी, इसके बाद पठार। तो अपन पठार में देखें तो अफ्रीका में मुख्य रूप से पठारी भूमि ही है, जिनमें परीक्षा से दृष्टिकोण से, परीक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उस क्वेश्चन जो पठार है उसे इथोपिया का पठार कहते हैं, जो अपन अभी देखा कि अफ्रीकी हॉर्न से संबंधित एक जो देश था, उस देश में एक इथोपिया नामक स्थान था। उस इथोपिया है, इस इथोपिया क्षेत्र का एक पठार है जिसे इथोपिया का पठार या इथोपिया का पठार, एक मिनट नाम स्लिप हो रहा है,
ये जो पठार है ये इथोपिया का पठार जो कि अफ्रीकी हॉर्न से संबंधित था, और इसका जो नाम है वो अबिशीनिया का पठार है। अबिशीनिया का पठार जो कि अफ्रीकी हॉर्न से संबंधित है। ये पठार इथोपिया का पठार जिसे अबिशीनिया का पठार भी कहते हैं, और ये अफ्रीका हॉर्न से संबंधित क्षेत्र है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख पठार है। और इस पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से यूरेनियम के भंडार, मुख्य रूप से यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम के भंडार बहुत विस्तृत है। यूरेनियम के भंडार पर्याप्त मात्रा में है, और ये अबिशीनिया का जो पठार है इसी क्षेत्र में एक हेमिटी नाम की एक जनजाति रहती थी, और इसी हेमिटी जो जनजाति है, जो मानव प्रजाति है, इस मानव प्रजाति ने लोहे की, आयरन की खोज की, लोहे की खोज की, और इसी नाम के आधार पर, इसी अफ्रीकी क्षेत्र के इस हेमिटी नामक जो जनजाति है इसने लोहे की खोज की, और इसी हेमिटी के नाम पर एक लोहे का जो प्रकार है, इस प्रकार का नाम हेमेटाइट है। हेमेटाइट, ठीक है, ये बात थी। इसके अलावा जो मुख्य बात अपन देखते हैं, तो अपन ने पर्वत देख लिया। पठार में जो मुख्य रूप से अफ्रीका क्षेत्र में एक जो पठार है जिसका नाम इथोपिया का पठार जो कि अफ्रीकी और उनसे संबंधित था, और जिसको अबिशीनिया का पठार भी कहते हैं, और ये यूरेनियम का भंडार क्षेत्र कहलाता है। और वहाँ एक जो हेमिटी नामक जनजाति थी, इस जनजाति के कारण इसे हेमेटाइट कहते हैं। ये कुछ प्रमुख बात थी। इसके अलावा अपन देखें तो मैदान को अपन नदियों के साथ कर लेंगे। इससे पहले इस मैदान की जगह एक बिंदु डाल दें जिसका नाम मरुस्थल लिख दें। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। तो अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल की बात की जाए तो सर्वप्रमुख और विश्व का सबसे जो विस्तृत मरुस्थल है जिसका नाम सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है। ये जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे विस्तृत मरुस्थल है जिसका विस्तार लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो कि अफ्रीका के लगभग 16 देशों में इसका विस्तार, यानी विश्व का सबसे जो विस्तृत मरुस्थल है उसका नाम सहारा डेजर्ट है। और ये सहारा डेजर्ट 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रखता है, जो कि विश्व के जो अफ्रीका महाद्वीप के 16 देश है उनसे संबंधित है। वो कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है वो अपन मैप में एक बार देखेंगे। इससे पहले कुछ मैं प्रमुख बातें बताता हूँ। इसके अलावा ये जो सहारा का डेजर्ट है ये रेड सॉइल से, लाल मृदा से या रेड सॉइल से संबंधित है। लाल मृदा का क्षेत्र है, और इसी मृदा के परिणाम स्वरूप यहाँ से जो स्थानीय जो गर्म पवनें हैं, मरुस्थल से जो उठने वाली गर्म पवनें हैं, ये स्थानीय क्षेत्र में बारिश करती है। और ये भूमध्य सागर से ये जो गर्म पवनें हैं ये जब दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई ये पवनें, स्थानीय पवनें भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके, नमी धारण करके ये जो लाल मृदा का क्षेत्र ये इडली क्षेत्र में वर्षा करती है, जिसे ब्लड रेन कहते हैं। और इस ब्लड रेन यानी ये जो लाल रंग की जो वर्षा है
जो ब्लड रेन होती है, इस रेन का जो मुख्य कारण है ये इस सहारा मरुस्थल की रेड सोयल है, लाल मृदा है, जो कि भूमध्य सागर से नमी धारण करने के परिणाम स्वरूप इटली क्षेत्र में वर्षा करने के कारण इसे रेड ब्लड या ब्लड रेन कहते हैं या रक्त वर्षा कहते हैं, रक्त वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये कुछ बात थी। इसके अलावा इस सहारा मरुस्थल का जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी पूर्वी क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी क्षेत्र है जो कि लीबिया और सूडान क्षेत्र से संबंधित है, लीबिया और सूडान क्षेत्र संबंधित जो सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है इसे लूबियन मरुस्थल कहते हैं। एक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी कोस्ट है, सहारा मरुस्थल का जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट है या पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग को जो लीबिया और इस सूडान क्षेत्र का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को लूबियन मरुस्थल कहते हैं। और इस लूबियन मरुस्थल और ये जो सूडान का क्षेत्र है, इस सूडान के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, इस सूडान क्षेत्र में जो सूड़ नामक एक घास है, सूड़ नामक एक घास है, ये जो सूडान क्षेत्र में एक सूड़ नामक उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, इसमें जो विस्तृत जो बड़ी बड़ी घास है, इस घास को सूड़ घास कहते हैं। और ये घास का जो स्थानीय जो वर्गीकरण के अनुसार देखें तो इसे सवाना घास कहते हैं। सवाना घास के जो मैदान है, जो इस सूड़ क्षेत्र जो सूडान देश में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि इस सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में जो लूबियन मरुस्थल है इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा जंतु आलय कहलाता है, जंतु आलय कहलाता है। ये जो सूडान का जो क्षेत्र है, ये सूड़ घास का जो क्षेत्र है, ये विश्व का सबसे विस्तृत जंतु आलय कहलाता है, जू कहलाता है। जंतु आलय कैसे कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी विस्तृत घास है जिसमें हाथी जैसे विशाल जीव दिखाई नहीं देते। इतनी हाइट की जो घास है, जो सूड़ घास है, जो इस सूडान क्षेत्र में है, उसमें कई ऐसे जीव और वनस्पति यानी मुख्य रूप से जंतु वाले हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो जीव है, इन जीव की जो प्राकृतिक संरक्षण स्थल के रूप में, प्राकृतिक संरक्षण स्थल के रूप में, संरक्षण स्थल के रूप में या प्राकृतिक या नेचुरल हैबिटाट के रूप में, प्राकृतिक आवास के रूप में जो स्थान है, इस प्राकृतिक संरक्षण स्थल के रूप में यह जंतुआलय क्षेत्र जो सूडान के सूड़ घास क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में। अब बात करते हैं अपन घास के मैदान। तो मुख्य रूप से विश्व में दो प्रकार के घास के मैदान हैं, जिसमें एक उष्णकटिबंधीय, और ये घास के जो प्रकार है ये इन कटिबंध के आधार पर ही है। एक जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए और दूसरे शीतोष्ण, जो शीत और उष्ण क्षेत्र यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में ऐसे बड़े विस्तृत कोई घास के मैदान नहीं है, क्योंकि वहां परमाफ्रास्ट की दशा होती है। परमाफ्रास्ट की दशा होने के कारण, परमाफ्रास्ट एक ऐसी दशा होती है जिसमें वहां की जो स्थानीय मृदा है उसका जो टेम्परेचर, जो मृदा का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम हो जाता है। यानी मृदा में ऐसी जो मृदा जल का जो भाग है वो 0 डिग्री से नीचे यानी लेस देन 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है और वहां पर कोई भी वनस्पति उग नहीं पाती। उस स्थिति को परमाफ्रास्ट की दशा कहते हैं। और ये परमाफ्रास्ट की दशा होने के कारण इस शीत क्षेत्र में, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर कोई ऐसे घास के मैदान
विस्तृत नहीं हो पाते। तो रहे दो स्थान कौन कौन से, एक उष्ण कटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण। यानी दो स्थान कौन कौन से अपन बात करें तो एक शीतोष्ण और दूसरा उष्ण घास के मैदान। तो ये दो घास के मैदान का प्रकार हो गया, जिसमें अपन अभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में देखा, जिसमें अपन ने सूडान का जो क्षेत्र है जिसमें सूड़ घास का मैदान है और ये क्षेत्र। और शीतोष्ण की बात करेंगे तो उसमें अपन अफ्रीका महाद्वीप का एक घास का मैदान की बात करेंगे। उस घास के मैदान का जो दक्षिण अफ्रीका जो देश है, इस देश के दक्षिण बिंदु पर, यह जो दक्षिण पॉइंट है, दक्षिण भाग में जो दक्षिण अफ्रीका देश है, इस दक्षिण अफ्रीका देश के दक्षिण भाग, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका दक्षिणी भाग, एक तो दक्षिण अफ्रीका देश है और एक अफ्रीकी महाद्वीप का जो दक्षिण भाग है। अपन बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण भाग है, इस दक्षिण भाग में जो घास के मैदान है जिसे शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, और उस घास के मैदान का नाम वेल्ड है। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, वेल्ड घास के मैदान। और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो सवाना घास का मैदान। तो ये कुछ घास के मैदान के प्रकार है। और इसके अलावा अपन कुछ मरुस्थल की बात करेंगे। इससे पहले अपन एक बार देख लें कि सहारा मरुस्थल का विस्तार कहां तक है। ठीक है, अपन इसमें देखें इसका जो ये जो क्षेत्र है यहां से लेकर पूरा ये सूडान तक, ये पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल से संबंधित है। सहारा, ठीक है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 पार्ट है, यानी लगभग 30% के आसपास क्षेत्र ये सहारा मरुस्थल से संबंधित है। यानी मरुस्थल का क्षेत्र तो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 45 से 50% है, जिसमें ये अपना जो ये क्षेत्र मरुस्थल का है, जो नामीबिया का नामीब मरुस्थल है, और ये जो रोडेशिया क्षेत्र है, कुछ ये जो मरुस्थल 3-4 ऐसे मरुस्थल है जिसमें मरुस्थल का तो लगभग 50% क्षेत्र आ जाता है। लेकिन ये जो सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है, जो कि लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर था, ये जो क्षेत्र है ये 16 देशों में फैला हुआ, ये अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 30% भाग है, जो कि मरुस्थल क्षेत्र है, जो उत्तरी भाग में। इसमें मुख्य रूप से जो देश आते हैं, जिसमें वेस्टर्न सहारा, पश्चिम सहारा क्षेत्र एक देश है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, और ये अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़े देश की बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप के, तो वो क्षेत्र है अल्जीरिया। उसके बाद लीबिया, और ये इरिट्रिया, सॉरी, हाँ, और इसके अलावा ये इजिप्ट, मिस्र, ये मिस्र क्षेत्र है, इजिप्ट क्षेत्र है। इसके अलावा इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, इथोपिया है, ये सूडान क्षेत्र है, ये चाड है, नाइजर है, माली है, ये और ये मोरिटेनिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनमें सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, और ये अफ्रीकी हॉर्न का क्षेत्र था, ये जो पठारी क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। और यहाँ पर अपन ने देखा एटलस माउंटेन है, एटलस पर्वत श्रेणी। ठीक है, और एक बात और ध्यान कर लें कि ये जो मेडागास्कर क्षेत्र है ये सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय देश है। कौन सा देश है? द्वीपीय देश है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान कर लें, ये द्वीपीय देश है जो कि मेडागास्कर है। इसके पास दो छोटे छोटे ऐसे द्वीप और है, जिसे मॉरिशस और सेशल्स द्वीप,
सेशल्स और मॉरिशस ऐसे द्वीपीय क्षेत्र है जो कि अफ्रीका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन भारत का इनके साथ डेवलपमेंट और सैनिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से इन द्वीपों पर अधिकार है। यानी भू राजनीतिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण है जो कि अफ्रीका के क्षेत्र है, लेकिन भारत का इन पर अधिकार है सैन्य दृष्टिकोण से, और इन पर कुछ विकास के कार्य और बंदरगाह निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये मॉरिशस और सेशल्स द्वीप हो गए, और ये मेडागास्कर द्वीप है जो द्वीपीय सबसे बड़ा देश है। और इस द्वीपीय क्षेत्र और इस मोजाम्बिक और इस मेडागास्कर के क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो एक पतला सा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। मोजाम्बिक चैनल का क्षेत्र कहते हैं। और चैनल एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि दो स्थल खंडों के बीच ऐसा एक पतला जो संकीर्ण क्षेत्र होता है। इस संकीर्ण क्षेत्र जो संकीर्ण जलीय क्षेत्र होता है, जो दो स्थल खंडों के बीच ऐसा संकीर्ण क्षेत्र होता है, जिसे चैनल कहते हैं, जिसे चैनल कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये मोजाम्बिक चैनल से संबंधित है, ठीक है। और ये मोजाम्बिक का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा अपन कुछ मरुस्थल के नाम हैं जो अभी अपन देखेंगे कि कौन कौन से और मरुस्थल है। तो इनमें दूसरा मरुस्थल की बात करें तो एक नामीब मरुस्थल है। नामीब मरुस्थल या नामीबिया का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, ये मरुस्थल नामीबिया देश से संबंधित है, अपन अभी देखा। इसके अलावा एक मरुस्थल और है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे कालाहारी डेजर्ट कहते हैं, कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। ये मरुस्थल बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका क्षेत्र जो है इस क्षेत्र से संबंधित है, ये कालाहारी डेजर्ट। और इस कालाहारी डेजर्ट में एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो जनजाति है जिसे बुशमैन जनजाति कहते हैं, ये कालाहारी डेजर्ट से संबंधित है और इस जनजाति का नाम बुशमैन जनजाति है। और इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख जनजातियां, जब जनजातियों की बात आ गई तो जनजातियों की बात करें तो बुशमैन एक हो गई, एक पिग्मी हो गई और एक बुद्दू हो गई। ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो कि इस कालाहारी और अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, और जिसमें प्रमुख रूप से जो बुशमैन है वो इस कालाहारी डेजर्ट में पाई जाने वाली ऐसी जनजाति है। और इसके अलावा इस कांगो रीजन में जो कांगो बेसिन है, जो जायरे नदी से संबंधित है, अभी नदियां पढ़ेंगे उसमें इसको और देखेंगे। तो कांगो जो नदी है उसमें जो जनजाति क्षेत्र है, इस जनजाति क्षेत्र को पिग्मी कहते हैं, पिग्मी रीजन कहते हैं। और मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र है, यानी दक्षिण अफ्रीका देश नहीं, अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है उस भाग में मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम बुद्दू जनजाति है, ठीक है। इसके अलावा इस कालाहारी डेजर्ट में एक प्रमुख बात यह है कि ये कालाहारी डेजर्ट में इस क्षेत्र में एक बुशमैन हॉटेनटॉट ये इस क्षेत्र की सबसे लंबी प्रजाति, यानी हाइट की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे नाटे कद की जो प्रजाति है वो तो पिग्मी है, और सबसे यदि लंबे कद की बात की जाए तो वो हॉटेनटॉट नामक एक ऐसी मानव प्रजाति है जो कि हाइट की दृष्टिकोण से सबसे लंबी है, और ये इस कालाहारी डेजर्ट क्षेत्र में रहती है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख बातें थी मरुस्थल से संबंधित।
जिसमें एक सहारा मरुस्थल की बात पीछे रह गई, उस बात को आप देखें तो ये जो चार्ड देश है, इस चार्ड देश से संबंधित एक झील है जो कि अपन झील में कवर कर लेंगे, लेकिन इस सहारा मरुस्थल के साथ देख लें तो बढ़िया है कि सहारा मरुस्थल में ये जो चार्ड है, ये चार्ड जो झील है, ये सबसे बड़ी झील है सहारा मरुस्थल की। ठीक है, और ये प्रमुख झील भी है जो बड़ी हो और इस क्षेत्र पूरे में। तो जो झील है मुख्य रूप से वो झील है चार्ड लेक। और ये जो सूडान क्षेत्र है इसमें सूड घास के मैदान है ही, आपको पता ही है, जो कि सवाना घास के मैदान है। इसके अलावा अपन देखें कौन कौन से बिंदु और पढ़ने हैं। अपन ने पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, मैदान की जगह अपन ने मरुस्थल देख लिए, और मैदान अपन देखेंगे नदियों के साथ। अपन अभी पढ़ेंगे नदियां और कुछ प्रमुख झीलें, और उसके बाद द्वीप पढ़ेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा कोई राजनीतिक वर्गीकरण नहीं है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो अपन 5 मिनट में ब्रीफ पढ़ लेंगे। इससे पहले दो प्रमुख बातें हैं, नदियां और झीलें। अपन नदियों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो मुख्य रूप से और या प्रमुख विश्व की जो नदी है वो नदी है आपकी नील। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अब इससे संबंधित कौन कौन सी बातें प्रमुख है, जैसे ये पहली बात, ये साउथ टू नॉर्थ चलती है। ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, एक पहली बात। अब इसमें दक्षिण में इसके उद्गम स्थल कौन कौन से, तो एक टाना लेक, टाना झील, और दूसरी विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। ठीक है, ये दो झील है। ये जो टाना लेक है, ये टाना लेक से जो एक नदी निकलती है, मुख्य रूप से यदि बात करें तो ये जो नील नदी है, ये दो नीली नील और सफ़ेद नील यानी ब्लू नाइल और वाइट नाइल के मिलने के परिणाम स्वरूप एक जो नदी बनती है, उस नदी का नाम नील नदी है। तो ये जो टाना लेक है, जो टाना झील है, इससे जो नदी निकलती है उसे ब्लू नाइल कहते हैं, ब्लू नील कहते हैं। ठीक है, दूसरी ये जो विक्टोरिया झील है, इस क्षेत्र से वाइट नाइल निकलती है। ठीक है, इस क्षेत्र से सफ़ेद नील नदी निकलती है। ये जो नीली नील है और ये सफ़ेद नील नदी है, ये दोनों आगे चलकर सूडान का जो खार्तून क्षेत्र है, सूडान का जो खार्तून क्षेत्र है, खार्तून क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये दोनों नदियां जो टाना झील से निकली और जो विक्टोरिया झील से निकली, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के इस खार्तून नामक स्थान पर मिलती है। और इस स्थान पर ये जो दो नदियां मिलकर इस स्थान से आगे चलती है, तो ये आगे जो नदी चलती, इस नदी का नाम नील नदी है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये स्थान सूडान का खार्तून, और ये जो है ब्लू और ये वाइट। ठीक है, ये दो स्थान है। इन दो झीलों से ये नदी उद्गमित होती है। उद्गम होने के बाद इस सूडान के खार्तून शहर के पास ये नदियां मिलती है। मिलने के बाद ये नील नदी के रूप में जानी जाती है। और इसके अलावा इस नील नदी की जो लंबाई है मीटर, ठीक है, इस नील नदी की जो लंबाई है, लेंथ है, ये 6695 मीटर लंबी है, ये बात। और इसके अलावा ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो है ही, इसके साथ ही ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा दूसरी बात,
अपन देखें इसके साथ और कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो इस नदी पर एक विस्तृत बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है। इस बांध का नाम आसवान या असवान बांध है। आसवान बांध, ये इस नदी पर मिस्र नामक देश, जो इजिप्ट है, मिस्र नामक एक देश है, उस मिस्र में असवान बांध बना हुआ है, जो कि नील नदी पर है। और ये नील नदी से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बातें थी, जो टाना लेक, विक्टोरिया लेक, खार्तूम सिटी और नील नदी। और इसके अलावा ये जो आसवान बांध है, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आसवान बांध कहाँ पर है? ये मिस्र में है। और ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली नील नदी की लंबाई आ गई और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और इसके साथ साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाह की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे जो लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन रिवर है, वो अपन दक्षिण अमेरिका जब पढ़ेंगे उसके साथ देखेंगे। इसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी नदी है, जो सागर में सबसे ज़्यादा जल छोड़ने वाली नदी है, वो अपन उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, उसके साथ देखेंगे। तो कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं जो जिस जिस टॉपिक में आएगी, जिस जिस टॉपिक से कवर होगी, उसमें देखते रहेंगे। तो ये नील नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा अपन दूसरी जो अन्य नदियां हैं, और ये जो नील नदी क्षेत्र है, इसके साथ अपन मैदानों को देखें तो ये नील नदी का जो अपवाह बेसिन है, नील अपवाह बेसिन, इस अपवाह बेसिन में जो ये अफ्रीका का पठारी क्षेत्र है, अफ्रीका का जो पठारी क्षेत्र है, और ये मुख्य रूप से सील्ड जोन है, जो प्रासी जो ये सील्ड जोन है, ये सील्ड जोन ऐसा क्षेत्र कहलाता है जो मुख्य रूप से लावा का प्राचीन क्षेत्र, ऐसा जो सबसे कम अपर्दित भूभाग, जो एक कठोरतम अभी तक बना हुआ है, जिसमें सबसे कम अपर्दन हुआ है, तो उस क्षेत्र को सील्ड जोन कहते हैं। और इस सील्ड जोन के आंशिक अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो काली मृदा और साथ ही इस नदी के द्वारा जलोढ़ मृदा के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जो मैदान निर्मित हुआ, इस मैदान को नील नदी का मैदान कहते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से जो बड़ी मात्रा में जो कृषि की जाती है, वो कपास की कृषि की जाती है, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, ये कपास की कृषि। तो ऐसा कोई अफ्रीका में बड़े मैदान विस्तृत नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे हैं जो नदियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन मैदानों की अपन बात कर लेंगे और अलग से बताने की जरूरत नहीं होगी। जब मैं जम्बेजी नदी की बात करूंगा, जब लिम्पोपो रिवर की बात करूंगा, जब मैं कांगो रिवर की बात करूंगा, जब मैं नाइजर नदी की बात करूंगा, तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के साथ ही उनका मैदान है। ठीक है, अब प्रमुख जो नदियां रह गई उसमें एक नाइजर, एक कांगो नदी, जम्बेजी नदी, और इसके अलावा लिम्पोपो रिवर। ठीक है, ये कुछ नील नदी के अलावा प्रमुख अफ्रीका की नदियां हैं। ये नाइजर से संबंधित है, ये कांगो देश या कांगो से संबंधित है, ये 0 डिग्री के आसपास है। और इस नाइजर, ये जो नदी है, ये नदी मुख्य रूप से नाइजर देश से संबंधित है, और इस नदी को पॉम ऑयल रिवर भी कहते हैं। यानी इस क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा में पॉम ऑयल का परिवहन किया जाता है इसी नदी के माध्यम से। तो इस नदी को नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर कहते हैं। ठीक है, और जो कि नाइजर देश से संबंधित है। ये कुछ प्रमुख बात थी। इसके अलावा दूसरी जो कांगो नदी है, ये कांगो रिवर अपने 0 डिग्री के
आसपास क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। और इसके साथ इस कांगो रिवर की दो महत्वपूर्ण बात है कि ये कांगो रिवर है, ये 0 डिग्री को 2 बार काटती है। ठीक है ना। ये जो कांगो, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, ये जायरे नदी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, इसको 2 बार काटती है। यानी इसकी कुछ इस प्रकार है, यानी एक बार यहां काट रही है और दूसरी बार यहां, मतलब इस टाइप से कि, एक मिनट, ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री रेखा है, तो कुछ इस प्रकार से एक बार यहां पे काट रही है और दूसरी बार यहां पे काट रही है। ठीक है। इसके साथ कुछ ऐसी नदियां हैं, ये जो 0 डिग्री के साथ हो गई। एक नदी ऐसी है जो आप सभी को ध्यान है, माही नदी। ये कर्क रेखा को जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जो उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काट रही है, जो कि अपने राजस्थान में बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। और तीसरी ऐसी नदी जो कि अपन आगे देखेंगे, जो लिम्पोपो रिवर है, ये रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, यानी दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, इस मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी ये 3 फैक्ट ऐसे हैं, कांगो नदी के साथ, माही नदी के साथ और लिम्पोपो रिवर के साथ। ठीक है। इसके अलावा एक जो नदी रह गई, इस नदी का नाम जम्बेजी है। और ये जो नदी है, ये कटंगा के पठार से निकलती है। और ये जम्बेजी नदी, इस पे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे, ये जो जम्बेजी रिवर है, जम्बेजी नदी है, इस नदी पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात इस जम्बेजी नदी पे, जो कि कटंगा के पठार से जो नदी निकलती है, कटंगा के पठार से, इस कटंगा के पठार से निकलकर ये एक जलप्रपात का निर्माण करते हैं, और उस जलप्रपात का नाम विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात या सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के इस जम्बेजी रिवर के कटंगा पठार क्षेत्र में ये एक जलप्रपात है। अब जलप्रपात की बात की जाए तो जलप्रपात किसे कहते हैं, तो जलप्रपात को देखें तो इस जलप्रपात के संबंध में जो ऊपर उठा हुआ भाग, यानी ऐसा भाग कि ये जो क्षेत्र है, यहां से जब कोई नदी बहती है, ये जो नदी बहती है, इस नदी, इस कठोर जो ऊपर उठी हुई भाग, यानी ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग जो समतल भाग के बाद अचानक ऐसा नीचाई की ओर क्षेत्र आता है, और ये जो नुकीला भाग है, ये जो कोहनी बनती है, ये जो नुकीला भाग है, इस भाग से ऊंचाई से, इस कठोर चट्टान के कारण ऊंचाई से जल गिरने के परिणाम स्वरूप या तो आंतरिक बल के कारण ये भूभाग ऊपर उठ जाए, या अवपात के दौरान ये भाग नीचे धंस जाए, अवदाब कर ले, ये भाग या तो नीचे धंस जाए या आंतरिक बल के परिणाम स्वरूप कोई क्षेत्र ऊपर उठ जाए। इन दोनों स्थिति में ये जो एक कठोर चट्टान नुमा भाग जो ऊपर उठा रहता है, वहां से जल गिरता है, तो ये जो दशा बनती है, इसे जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है। और ये किसी
जलप्रपात और झरने में मुख्य रूप से एक ही फर्क है कि किसी चट्टान में कैद जल है, चट्टान में वर्षा के परिणाम स्वरूप जल कैद हो जाता है और वो कैद रहता है और फिर धीरे 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 वो जल निःसृत होता है, तो उससे तो झरना कहेंगे। लेकिन किसी ऐसे चट्टान, कठोर चट्टान का भाग जहां जल पीछे कहीं कैद नहीं है, बहता हुआ जल आ रहा है और इस कठोरता के कारण, इस भाग को तोड़ नहीं पाने के कारण ये जल यहां से एक गिरने की स्थिति में आ जाता है और इस गिरने की स्थिति को जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, ये प्रमुख बात थी जम्बेजी नदी की। इसके अलावा द्वीप की बात की जाए तो मुख्य रूप से जो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश, उस देश की बात कर ली अपने, मेडागास्कर। इसके अलावा सेशल्स, मॉरिशस, कुछ ऐसे द्वीप थे जो प्रमुख थे, उनकी बात कर ली। इसके अलावा अब रही बात, अपन करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से प्रमुख बातें हैं जो कि रह गई। एक ऐसी लोकेशन है, उसको अपन देखते हैं, मैप में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, इस अफ्रीका महाद्वीप का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र है, इस देश का नाम है मलावी, मलावी देश। ठीक है, ये मलावी देश यहां से लेकर उत्तर में, यहां से लेकर उत्तर में, यहां से लेकर यहां तक एक, सॉरी, यहां से लेकर ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये महान भ्रंश घाटी, ये जो भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस मलावी देश से लेकर इस पूरे क्षेत्र में विस्तृत है और यहां से लेकर फिर ऊपर मृत सागर तक, ठीक है, यहां से लेकर मृत सागर तक, जो मृत सागर इजराइल के पास, जो जॉर्डन, फिलिस्तीन और जो क्षेत्र है, फिलिस्तीन और इजराइल का जो क्षेत्र है, वहां तक इस मृत सागर का विस्तार है। यानी मलावी देश से लेकर इस मृत सागर तक एक महान भ्रंश घाटी फैली हुई है और यह भ्रंश घाटी यहां से मलावी से होकर के या बुरुंडी, सूडान से होकर के ऊपर मिस्र, मिस्र के बाद ये इस लाल सागर क्षेत्र और इसके बाद इस जॉर्डन से, जॉर्डन के बाद इस मृत सागर तक है, इसका विस्तार है। ये प्रमुख एक भ्रंश घाटी है, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो मृत सागर है, ये एशिया का सबसे गहरा, यानी जो सबसे निम्नतम स्थान है, सागर तल से निम्नतम स्थान की बात करें तो ये मृत सागर का जो क्षेत्र है, ये एशिया का सबसे गहरा क्षेत्र है, जो कि 397 मीटर सागर तल से गहरा है। यानी लगभग जो सागर तल है उससे 400 मीटर गहराई में है, जो कि मृत सागर है। इसके बाद ये सिनाई प्रायद्वीप है और यहाँ स्वेज नहर की अपन ने बात कर ली, ये मिस्र देश है और ये पूरा महान भ्रंश घाटी का जो क्षेत्र है। अपन जब ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण करते हैं तो उसमें एक तो परिप्रशांत का करते हैं, उसके अलावा एक जो ये अपने अटलांटिक महासागर का करते हैं, जो कटक का करते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण करते हैं जिसमें अंतर महाद्वीपीय जो वर्गीकरण करते हैं, उस वर्गीकरण के दौरान अपन ये देखते हैं कि यहाँ से जुड़ी हुई एक ज्वालामुखी का क्षेत्र बनता है,
और जो कि यहाँ से होकर के पूरा वापस प्री प्रशांत पेटी से मिलता है। तो ये जो मध्य या अंतर्महाद्वीपीय जो पेटी बनती है ज्वालामुखी की, इस पेटी का, इस ज्वालामुखी पेटी के दो भाग हो जाते हैं इस भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में आने के बाद। एक भाग दक्षिण की ओर आता है जो कि इस महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी से संबंधित है, वहीं दूसरा जो ईस्टर्न कोस्ट की ओर जाता है जिसमें ईरान के जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, जो हिमालय के ज्वालामुखी क्षेत्र है, उसके बाद म्यांमार के बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया के जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, उसके बाद इंडोनेशिया के बाद जो क्राकटोवा प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है, उस ज्वालामुखी क्षेत्र के बाद ये परिप्रशांत पेटी से मिल जाती है, रिंग ऑफ फायर से मिल जाती है। यानी अपन जब ज्वालामुखी का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें भी इसको आराम से और बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। तो ये एक महान भ्रंश घाटी और विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। इससे संबंधित कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है भ्रंश घाटी, और इस वर्गीकरण के और इस अंतर ज्वालामुखी का जो अंतर महाद्वीपीय जो ज्वालामुखी का वर्गीकरण है, इसका दक्षिण विस्तार मलावी देश तक इस भ्रंश घाटी में है। और इस भ्रंश घाटी से संबंधित कुछ ऐसी झीलें हैं जो कि इस क्षेत्र में है, जिसमें मुख्य रूप से टांगानिका झील प्रमुख झील, इसके अलावा एक झील जो रह जाएगी विक्टोरिया, उसको अपन कर लेंगे, एक टांगानिका झील, इसके अलावा एडवर्ड झील, न्यासा झील, रुडोल्फ झील जो केनिया क्षेत्र की है, रुडोल्फ झील, और इसके अलावा एक अल्बर्ट झील। ये कुछ अंग्रेजी विद्वानों के नाम आ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि अफ्रीका क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज़्यादा शिक्षा और खनिजों का ज़्यादा उपयोग नहीं होने के कारण, संसाधनों का ज़्यादा उपयोग नहीं होने के कारण ये क्षेत्र इतना विकसित नहीं हो पाया, और इसी कारण इस क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे एडवर्ड झील हो गई, अल्बर्ट झील हो गई, विक्टोरिया लेक हो गई, या विक्टोरिया वाटरफॉल हो गया, ये ऐसे कुछ प्रमुख नाम हैं। तो वो अफ्रीकी महाद्वीप में इन अंग्रेजी प्रभाव के कारण, इस ब्रिटिश प्रभाव के कारण ही हुए हैं। ये कुछ प्रमुख झील थी जो कि इस भ्रंश घाटी में, जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, उसमें ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जो कि इस भ्रंश घाटी से संबंधित है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें थी। इसके अलावा एक जो झील रह गई, उस झील का नाम विक्टोरिया लेक है। ये विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, विक्टोरिया झील कहां पे है। इस विक्टोरिया झील की आपको लोकेशन दिखा देता हूं। एक मिनट। इस विक्टोरिया झील की जो लोकेशन है वो यहां पर है, यहां पर, यानी ये जो एक तो ऊपर युगांडा है, ये इधर केनिया है, ये नीचे तंजानिया है, ये बरुंडी है और ये रवांडा है। इस स्थान पर, इस रवांडा और इस बरुंडी के पूर्वी भाग में ये एक विक्टोरिया झील है। ये विक्टोरिया झील सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है, विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील। अपन इस क्रेटर झील क्या होती है ये बात करेंगे। दूसरी बात इस विक्टोरिया लेक से संबंधित है, वो है ये विश्व की दूसरी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ये दो बातें इससे संबंधित थी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है,
विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। ये 3 फैक्ट है। इसके अलावा इसकी लोकेशन जो तंजानिया देश में है, और इसकी जो बाउंड्री लगती है युगांडा, केनिया, तंजानिया, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिनसे संबंधित इसकी लोकेशन लगती है। और इसके अलावा जो अब अपन बात करते हैं, एक शब्द आया जो क्रेटर है। इस क्रेटर की मैं बात करूं तो क्रेटर क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी एक बार विस्फोट होने के बाद जब ज्वालामुखी विश्रांति काल आता है और वापस वो चट्टान अपने स्थान को कवर कर लेती है, और वो स्थान ठंडा होने के बाद जब ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, इसका ये जो शंकु क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ये जो ऊपरी भाग हट जाने के परिणाम स्वरूप, देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, ये जो ऊपरी क्षेत्र है, ये जो ऊपरी क्षेत्र है, ये क्षेत्र पहले शीर्षनुमा है। जब इस भाग में ज्वालामुखी उद्भेदन होने के कारण इस भाग का ये जो शीर्ष भाग है, इस भाग को हटा दिया जाता है, और एक झीलनुमा, यानी जब ये क्षेत्र ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद ये क्षेत्र जब एकदम ठंडा होने के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र एक ऐसी गर्तनुमा बन जाता है, और इस गर्त में जब जल भर जाता है, तो इस गर्त में जल भरने के परिणाम स्वरूप जो झील निर्मित होती है, जो ज्वालामुखी आधारित होती है, इस झील को क्रेटर लेक कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। और ये जब क्रेटर अपर्दन के परिणाम स्वरूप और फैल जाता है और विस्तृत हो जाता है, तो इसे काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म आती है ज्वालामुखी से संबंधित। ज्वालामुखी झील है जिसे क्रेटर, और काल्डेरा लेक कहते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें थी, क्रेटर और काल्डेरा। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण है, जो फैक्चुअल बातें वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी होने जा रही है। आप भी देखेंगे तो बोर होंगे, तो अपन इसी के साथ क्लास को कंप्लीट करते हैं। ऑल दी बेस्ट, आप क्लास को अच्छे से देखें, समझें, और कुछ ऐसी क्वेरीज है जो आप मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की। थैंक यू।